नमस्कार दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस बुक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, सेपियंस। ये बुक युवाल नोआ हरारी ने लिखा है। पिछले वीडियो में मैंने ये सेम डिस्कशन इंग्लिश में किया था, तो इस वीडियो में मैं हिंदी में इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर मैं इसे अपलोड कर दूँगी। तो ये बुक बेसिकली 4 पार्ट्स में है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रीड। आप इसे खुद से पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में आप सोचना शुरू कर देंगे। तो इस बुक को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कि कैसे हम ह्यूमन बींग्स ही थे जिसने मास सभी को कन्विंस करने का कैपेबिलिटी यहाँ पे रखा, और कैसे लैंग्वेजेस के डेवलपमेंट के साथ, फिर उस लैंग्वेजेस से राइटिंग के डेवलपमेंट के साथ, फिर वो इन्फॉर्मेशन हैंड मी डाउन करके कैसे आज के समय में हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स है। एक सेकेंड, क्या हमने बाकी स्पीसीज को मार दिया? क्या हमने नियंदरथल्स को मार दिया? ये भी एक सवाल उठता है। अगर नहीं मारा तो हो सकता है इंटरमिक्सिंग हुआ होगा, मतलब होमोसेपियंस और होमो नियंदरथल्स मिक्स हो गए होंगे और वहाँ से फिर जेनरेशन जो है आगे बढ़ी होगी। सो एनीवेज, हम बाकी जानवरों के जैसे है क्या? आर वी एनिमल ऑफ नो सिग्निफिकेंस? क्या हम बाकी जानवरों के जैसे ही है? और हम इतने सिग्निफिकेंट कैसे बन गए? आज हम क्यों हैं? क्यों ह्यूमंस ही सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट और डोमिनेंट हो गया पूरे विश्व में, जबकि और भी तो बाकी एनिमल्स भी तो थे। तो शायद इसके पीछे का एक कारण लैंग्वेज हो सकता है, भाषा का डेवलपमेंट हो सकता है। और मैं सीधे इस बुक में से एक लाइन आप लोग के साथ यहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगी। दैट इज़, telling effective stories is not easy. The difficulty lies not in telling the story, but in convincing everyone else to believe it. एक ऐसा कहानी बोलना कि हर कोई उसे माने और हर कोई आपके लिए काम करे, आप सब लोगों को कन्विंस कर दो, हाँ ये बात है और इसीलिए हमें लड़ना है। शायद ये चीज़ें, much of history revolves around the question, how does one convince millions of people to believe particular stories about God or nations or limited liability companies। हम हो सकता है बोल सकते हैं कि हम देश के लिए कोई चीज़ करना है, लेकिन आप ये सोचिए इस नदी के लिए ये चीज़ करना है, इस पहाड़ के लिए ये चीज़ करना है, तो कितना मुश्किल होता कन्विंस करना लोगों को। लेकिन वही नेशन या फिर कंपनी के लिए ये थोड़ा लोगों को जो है कन्विंस करना आसान होता है। सो टेलिंग इफेक्टिव स्टोरीज इज नॉट ईजी। द डिफ़िकल्टी लाइज नॉट इन टेलिंग द स्टोरी। कहानी बोलने में डिफ़िकल्टी नहीं होता है, पर सभी लोगों को वो एक्सेप्ट कराने में, वो मंजूर कराने में डिफ़िकल्ट होता है, वो कन्विंस कराने में, वो आपके स्टोरी पे यकीन करे, ये मुश्किल होता है। सो अब आते हैं दूसरे चैप्टर में। दूसरे चैप्टर में बात किया गया है अबाउट द एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। कैसे हम लोगों ने खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया, और क्या खेती बाड़ी लार्जेस्ट फ्रॉड, मतलब सबसे बड़ा धोखाधड़ी था, ऐसा कहा गया है। और आज भी 90% चीज़ें जो हम लोग खाते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया, ये सब तो हमारे एंसेस्टर्स ने 3500 BC से लेकर 9500 BC, मतलब आज से लगभग 5 से 10,000 साल पहले ही डिस्कवर कर लिया था, और हम आज भी उन्हीं चीज़ों को खा रहे हैं। और एग्रीकल्चर और बाकी ह्यूमन हिस्ट्री लास्ट 2000 सालों में लगभग हमने कोई भी नया खाने का ऐसा स्पीसीज हमने ढूंढ के नहीं निकाला, इतने सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के बाद भी। और परस्यूट ऑफ एन ईजियर लाइफ, हमें लगा कि शायद ज़िंदगी आसान हो जाएगी, पर क्या हम कह सकते हैं कि पहले जो हंटर गैदरर्स थे, जो खाना इकट्ठा करके या फिर हंटिंग करके खाते, क्या उनके ज़िंदगी से एक फार्मर का ज़िंदगी आसान हो गया था? ज़्यादातर लोग तो फार्मिंग ही कर रहे थे, सिर्फ कुछ लोग पिरामिड्स बना रहे थे, या फिर सिर्फ कुछ लोग ही है जो कि उसमें उस समय काल के दौरान भी दे वर डूइंग हिस्ट्री। ज़्यादातर लोग फार्मिंग कर रहे थे। We did not domesticate wheat, it domesticate us। हमने नहीं गेहूँ को डोमेस्टिकेट किया, हमने नहीं गेहूँ को घरेलू बनाया, गेहूँ ने हमें घरेलू बना लिया। और आज हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हम गेहूँ छोड़ के, आटा छोड़ के वापस हंटर गैदरर वाले लाइफ में चले जाए। अच्छा, एनीवेज, नेक्स्ट आता है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जो मेमोरी ओवरलोड, किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ आज के समय में शेयर कर सकते हैं, और कैसे इंफॉर्मेशन आजकल क्या होता है, कोई भी चीज़ पढ़ना है तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन से ज़्यादा ओवर इंफॉर्मेशन रहता है, फेक न्यूज़ तक होने लग गई। ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ। तो
ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हो गया। फिर पेज नंबर 108 में एक फ़ोटो है एक गाय का, किस तरीके से उसको एक बक्से के अंदर रखा गया है ताकि वो हिल डुल ना पाए। वो हिलेगा डुलेगा नहीं तो उसके मसल्स कभी ग्रो ही नहीं होंगे, मसल्स कभी ग्रो ही नहीं होंगे तो वो हमेशा सॉफ्ट रह जाएगा और लोग सॉफ्ट मांस खाएंगे क्योंकि वो सॉफ्ट मांस खाना पसंद करते हैं। लेकिन उसको इस तरीके से रखना कितना गलत बात है। उसी तरीके से बाकी चीज़ों में भी ये चीज़ अप्लाई होता है। बाकी कैटल्स को भी हम जिस तरीके से रखते हैं वो भी सही नहीं है। मुर्गी के तरीके से भी अगर यहाँ पे मुर्गियों को भी जिस तरीके से रखा जाता है वो तरीका भी सही नहीं है। एनीवेज आगे चलते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे फूड चेन, अगेन यू कैन अग्री विद दिस बुक, आप मान सकते हो आप नहीं मान सकते हो, लेकिन इस बुक में बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट है कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगी काफ़ी सारी चीज़ें। देयर इज़ नो गॉड बट डोंट टेल दैट टू माई सर्वेंट, लेट लीस्ट ही मर्डर मी एट नाइट। एक इसमें ट्रू बिलीवर्स के बारे में बात कही जा रही है कि वैसे तो बहुत सारी बातें कही जाती हैं लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि देखो भगवान है नहीं, लेकिन तुम बताना मत इन लोगों को नहीं तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। तो इस तरीके का एक बात भी यहाँ पे कहा गया है कि मासस को कन्विंस करने का तरीका तो नहीं था। अगेन आप अग्री कर सकते हो, डिसएग्री भी कर सकते हो। तो फिर ये सभी बातें सोचने के लिए अलग अलग एस्पेक्ट और कन्विंस करने के लिए, और बुक के स्टार्टिंग में कहा गया कि आप सवाल कीजिए, हर चीज़ को सवाल कीजिए, तो ये स्टार्टिंग में भी कहा गया है। अच्छा नेक्स्ट हम आते हैं पार्ट 3 में। पहला क्या हो गया भाषा, फिर उसके बाद क्या हुआ एग्रीकल्चर और कैसे चीज़ें बदली, और उसके बाद तीसरा भाग जो कि है यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड, सभी लोगों को एक ही चीज़ में यकीन दिलाना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात किया जा रहा है अबाउट द एरो ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री किस तरीके से चेंज होने लगे, हिस्टोरिकल इवेंट किस तरीके से होने। अच्छा इससे पहले ऑथर ने ये भी कहा है कि देयर इज़ नो जस्टिस इन हिस्ट्री, और जो ये चैप्टर है नो जस्टिस इन हिस्ट्री, इसमें वुमेन के बारे में भी बात किया गया है। वुमेन को हमेशा से स्टीरियोटाइप किया गया है कि वो बहुत अच्छे मैनिपुलेटर्स है, लेकिन अगर वो सही में अच्छे मैनिपुलेटर्स हैं तो फिर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट में भी ज़्यादातर फिर वुमेन्स का ही नाम होना चाहिए था। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। क्या हम लोग, अब मैं आ रही हूँ तीसरे भाग में, सेंट ऑफ मनी। सेंट ऑफ मनी की बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम में क्या दिक्कत था कि अगर किसी को आलू खरीदना है, टमाटर बेचना है तो उसे आलू ही ढूंढना पड़ेगा, वाइसी वर्सा। क्या यहाँ पे कॉमन कि हाँ चलो सब लोग गेहूं के दाम पे एक्सचेंज करेंगे, तो ये किसी को कन्विंस करना पॉसिबल नहीं था, लोगों ने इसको मान नहीं लिया। लेकिन हाँ अगर मनी का बात है तो मनी को सबने एक्सेप्ट किया, मनी एक कॉमन विश्वास बन गया सभी लोगों के, हर कोई मनी पे पैसे पे भरोसा करने लगा, और यूनिवर्सल मोड ऑफ कन्वर्टिबिलिटी भी बन गया कि बार्टर सिस्टम नहीं करते हैं, पैसे पे ही ट्रेड करते हैं। तो आलू टमाटर सब्जी सब जो है पैसे पे ही यहाँ पे एक्सचेंज होने लगा। फिर आता है एक चैप्टर इंपीरियल विजन। यहाँ पे बात किया गया है अबाउट किस तरीके से, मैं दो एग्जाम्पल यहाँ पे बताऊंगी, एक ब्रिटिशर्स और क्या ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे ब्रिटिश मॉन्यूमेंट्स आज भी है, ब्रिटिश का छोड़ा हुआ बहुत सारी चीज़ें जो उन लोगों ने बिल किया वो आज भी इंडिया में है। तो हम क्या उसे फॉरेन ऑपरेसर्स के नज़रों से देखते हैं, क्या हमने उसे तोड़ दिया है? तो ये सभी एस्पेक्ट पे भी इसमें बात की। ऑब्वियसली वेरी प्रोवोकेटिव एट टाइम, बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि रुको रुको, बात ऐसा नहीं है, आई एम एडिंग फ्रॉम माई साइड। बात ऐसा है कि ब्रिटिशर्स ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किया, यहाँ से पैसे बाहर ले जाते थे, तो हमें इस बात का दिक्कत था। यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं बनाया, यहाँ से रॉ मटेरियल्स बाहर ले जाते थे और फाइनल गुड्स यहाँ पे डंप करते थे, हमें इस चीज़ का दिक्कत था और इस चीज़ का दिक्कत है, और इसीलिए हम ब्रिटिशर्स वाला एस्पेक्ट तो नहीं मान सकते हैं। फिर बात किया गया है क्या हम ताजमहल को ऑथेंटिक इंडियन कल्चर मानते हैं, अगर मानते हैं तो फिर मुग़ल कॉन्क्वेरर्स के बारे में क्या ख्याल है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चंस को पुट अप किया गया है। फिर बुद्धिज़्म के बारे में बात किया गया है और मिडिल पाथ के बारे में बात किया गया है। क्रेविंग्स और सफरिंग्स के बारे में, मतलब हम जो इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए, किसी ना किसी एक थोड़ा सा और, किसी के पास कोई चीज़ है थोड़ा सा और उसको एडवांस चाहिए, एंड्रॉयड है तो शायद कुछ और महंगा फ़ोन चाहिए, तो इस तरीके का क्रेविंग्स, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, इमोशनल क्रेविंग्स। सो ऑल दिस थिंग्स कैन ऑल्सो बी लीडिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस एंड देयर कैन बी डिफरेंट लॉज ऑफ रिलीजन। कोई एक भगवान पे मान सकता है, कोई मल्टीपल भगवान पे मान सकता है, एंड डिफरेंट लॉज ऑफ सक्सेस। तो ये था चैप्टर 3। ओवर एंड ऑल हर कोई पैसे पे तो मानता ही है, भले ही किसी और चीज़ पे माने ना माने। तो लैंग्वेजेस से डोमिनेट किया और एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन किया
और ह्यूमन काइंड में मनी एक्सेट्रा इवॉल्व हुआ, और लास्ट पार्ट दैट इज़ द साइंटिफिक रिवोल्यूशन। साइंटिफिक रिवोल्यूशन क्या है? मैप्स बनाने से लेके कैसे बाकी देशों को कॉलोनी बनाने से लेके ये सभी चीज़ें। और आज हमें एक चीज़ और पता है कि जो एक्चुअल कैपिटल है वो क्या है? एक्चुअल कैपिटल इज़ ह्यूमन कैपिटल। इंसान पे इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा कैपिटल है। बेस्ट डेवलपमेंट किससे होगा? इंसान पे डेवलप करने से ही बेस्ट डेवलपमेंट होगा। फिर यहाँ पे और बहुत सारे मैप्स, थोड़ा से डायग्राम्स के साथ भी बताने का कोशिश किया गया है कि पहले किस तरीके से मार्केट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इंडिविजुअल्स वीक थे, लेकिन अभी जो है फैमिलीज वीक होता जा रहा है, कम्युनिटीज वीक होता जा रहा है, लेकिन मार्केट स्ट्रांग होता जा रहा है, इंडिविजुअल स्ट्रांग होता जा रहा है। पहले क्या था? फैमिली स्ट्रांग रहते थे, कम्युनिटी स्ट्रांग रहते थे, भले ही उनके पास इतने पैसे ना हो, भले ही मार्केट इतना स्ट्रांग ना हो, लेकिन आज क्या हो गया है? फैमिलीज वीक हो रहे हैं। एक एग्जाम्पल जैसे देखिए, आप मजबूरी भी कह लीजिए आज के समय का, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा हो गया है, सब किसी को घर में एक साथ रहना ज़रूरी है, फैमिली स्ट्रांग रहना ज़रूरी है, लेकिन फिर से मैं यहाँ पे मजबूरी का नाम ये दूंगी कि दूर दूर लोगों को काम करना पड़ता है, या फिर अपनी खुशी के लिए दूर दूर लोगों को काम करना पड़ता है, या फिर पैसे कमाने के लिए यूनिवर्सल ट्रस्ट, जो सबका यूनिवर्सल ट्रस्ट है, तो उसके लिए दूर दूर काम करना पड़ता है। वीक फैमिली, वीक कम्युनिटी, लेकिन स्टेट स्ट्रांग हो रहा है और मार्केट स्ट्रांग हो रहा है, इंडिविजुअल स्ट्रांग हो रहा है। कुछ लोग तो घर पैसे भेजे भी चाहे ना भेजे, तो ये आपका एक परमानेंट रिवोल्यूशन सा हो जा रहा है। ऐसे बहुत सारे और प्रोवोकेटिव एस्पेक्ट में, जिसमें आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे, इसमें बात किया गया है। फिर यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 437 है, यहाँ से द मीनिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी का मतलब, तो इसके ऊपर यहाँ पे फिर से बात किया जा रहा है। खुद लिसन टू योर सेल्फ, बी ट्रू टू योर सेल्फ, फॉलो योर हार्ट, ये सब एक्चुअल में क्या मीनिंग है? what actually feels good, it is actually chemicals in our brain which help us to feel good। जैसे कि योगा भी कहता है कि कुछ योगा एक्सेट्रा करने से फील गुड, यहाँ पे केमिकल्स सेरोटोनिन एक्सेट्रा रिलीज हो सकता है। फिर यहाँ पे लास्ट में बात किया गया है कि ये सब करते करते जो है हम लोग एंड ऑफ होमोसेपियंस तो नहीं ले आएंगे, जैसे कि डीएनए के साथ छेड़छाड़ करके, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करके, नियंदरथल डीएनए को इम्प्लीमेंट करने का, एग में इम्प्लांट करके एक और कुछ यहाँ पे पैदा करने का कोशिश तो नहीं करेंगे। मैमथ एलिफेंट्स दोबारा से हम बनाने का कोशिश तो नहीं करेंगे, एलिफेंट के अंदर मैमथ को लगा के, और यहीं पे रुक जाएंगे। इसका क्या गारंटी है? क्या गारंटी नहीं है कि हम लोग जो है सुपर ह्यूमंस बनाने लग जाएंगे, रोबोट्स के अंदर कहीं जान सा तो नहीं आ जाएगा आई रोबोट मूवी की तरफ, और ह्यूमन बींग्स हम अपने आप को ही तो ख़त्म नहीं कर लेंगे। द एनिमल दैट बिकेम अ गॉड, जो खुद एक भगवान जैसा बन गया, जो इतना रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है, तो इररिस्पॉन्सिबल क्रिएचर्स, वी डोंट इवन नो व्हाट वी वांट, वी डोंट नो व्हाट वी वांट टू वांट, हमें क्या चाहिए ये भी हमें नहीं पता। और ये जो है बुक सुंदर तरीके से कॉग्निटिव रिवोल्यूशन से लेके, मतलब लैंग्वेजेस से लेके, एग्रीकल्चर से मनी, वुमेन एस्पेक्ट, रिलीजन एस्पेक्ट, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, साइंटिफिक रिवोल्यूशन, human capital, and the end of Homo sapiens, all these aspects has been discussed very beautifully in this book। ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है जो आप पढ़ सकते हो, जिससे आप अलग अलग डायमेंशंस के बारे में आप आपने अगर पहले नहीं पढ़ा तो फिर आप इसके बारे में जो है देखोगे और समझोगे। देयर आर अदर बुक्स एज वेल इन दिस डोमेन, या फिर जो आपको फिर से सोचने के लिए इस तरीके से प्रोवोकेट करता है, बट आई वुड से दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट वन इन दैट एंड अ वेरी ब्यूटिफुल वन टू स्टार्ट विथ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सब लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। आप अगर इस वीडियो से खुश है तो आप मुझे बताइए कि और कैसे बुक रिव्यूज़ हम ला सकते हैं और कैसे बुक रीडिंग्स हम ला सकते हैं। खुद से पढ़ना इस पर्टिकुलर बुक को एक मस्ट बनता है, आप ज़रूर इसे खुद से पढ़िए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और एक कमेंट ज़रूर आप छोड़ें। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।